हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक त्रिज्या अनुपात प्रभाव या रेडियस रेशो इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस देखिएगा, त्रिज्या अनुपात किसे कहा जाता है? धनायन तथा ऋणायन त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। गाइस, हमने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा है कि आयनिक यौगिकों में जो आयन्स होते हैं उनको गोलाकार भाग माना जाता है। तो हमने यहाँ पर बोला है कि यदि कोई गोलाकार भाग है तो उसकी त्रिज्या भी होगी। तो उन त्रिज्याओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। यदि धनायन की त्रिज्या है तो उसे R प्लस से, और यदि ऋणायन की त्रिज्या है तो उसे R माइनस से डिनोट किया जाता है। और त्रिज्या अनुपात को R से व्यक्त किया जाता है। समन्वय संख्या पर निर्भर करता है। और समन्वय संख्या का मतलब क्या है कि किसी एक धनायन को कितने ऋणायनों के द्वारा घेरा गया है। गाइस नेक्स्ट देखना, अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात। अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारे पास अष्टफलकीय संरचना बनी हुई हो तो उसके लिए हम त्रिज्या अनुपात का मान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अष्टफलकीय संरचना कैसे बनती है। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि आप बात करें तो अष्टफलक होगा, उसके कोनों पर उपस्थित 6 ऋणायन उसके केंद्र में रखे धनायन को स्पर्श करते हैं। गाइस आप अष्टफलकीय का सीधा सा मतलब ध्यान में रखेंगे कि कोई एक धनायन है, वो 6 ऋणायनी गोलों को यदि स्पर्श करता है तो हम उसे अष्टफलकीय संरचना कह सकते हैं। गाइस अष्टफलकीय संकुलन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अष्टफलकीय संकुलन हो सकता है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो देख लें, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि अष्टफलकीय संरचना में संकुलन किस प्रकार होता है। वैसे मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि अष्टफलकीय संरचना में यदि बात करें, ये हमने यहाँ पर 4 ऋणायन्स रखे हुए हैं। 4 ऋणायनों के बीच में जो रिक्ति थी उसमें यहाँ पर हमने क्या रखा है? धनायन। गाइस यदि हम 3D में देखने की कोशिश करें तो हमें पता है कि अष्टफलकीय संरचना में इन सब के केंद्र को मिलाते हुए यहाँ पर एक ऋणायन और रहने वाला है। एक इसके जस्ट नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ होगा, और इसके जस्ट नीचे की तरफ एक और ऋणायन इसी प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से टोटल ये जो बीच में धनायन है उसको 6 ऋणायनी गोलों के द्वारा घेरा जाता है। तो गाइज अब हम समझेंगे कि यहाँ से हम त्रिज्या अनुपात कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये वाला जो गोला हमने बीच में बनाया है ये धनायन का है, और ये जो हमने बनाए हैं वो ऋणायन के हैं। तो इनकी त्रिज्या की यदि बात करी जाए तो इनकी त्रिज्या होने वाली है R माइनस, और धनायन की त्रिज्या की यदि हम बात करेंगे तो धनायन की त्रिज्या होने वाली है R प्लस। तो गाइस अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले गोले की त्रिज्या यहाँ पर ली है और इस पे लंब डालते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया है। OBA हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि समकोण त्रिभुज यदि हमारे पास है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज आप कर सकते हो। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि AB की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या लेनी है, OB की वैल्यू क्या लेनी है, और OA की वैल्यू हमें क्या लेनी है। तो गाइस दो चीज़ें तो आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे AB की वैल्यू, ये देखना एक ऋणायनी गोला है, उस ऋणायनी गोले की त्रिज्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पे R माइनस। और इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे OA के बारे में, तो आपको क्या पता चलेगा, इसका हाफ पार्ट तो क्या बन रहा है, R प्लस है, और हाफ पार्ट क्या है, R माइनस है। गाइस डायग्राम में देखने में हमें ऐसे लग रहा है कि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ क्या मानेंगे कि टोटल हमारे पास कितना बनने वाला है, OA की वैल्यू टोटल R प्लस प्लस R माइनस आने वाली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें OB की। तो OB के लिए आप ध्यान देंगे कि सिंपली यदि हम यहाँ से देखना चाहें तो हमें कोई भी OB की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। अब हम थोड़ा सा 3D में इमेजिन करेंगे और इमेजिन करके फिर यहाँ पे OB की वैल्यू निकालेंगे। 3D में इमेजिन करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आप ये मान के चलेंगे कि इन सारे गोलों के केंद्र को मिलाते हुए इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ऋणायनी गोला बना हुआ है। अब इन सब के केंद्र को मिलाते हुए जब ऋणायनी गोला बनाएंगे तो उसका केंद्र बिंदु ये वाला होगा, और यहाँ पे ये ऋणायन जो बना हुआ है ये वाला इधर से निकलेगा ऐसे। तो ये क्या रहेगी, इसकी त्रिज्या रहेगी। और कौन से गोले की त्रिज्या है ये, जो हमने ऊपर की तरफ ये जो गोला बनाएंगे वो ऋणायनिक गोला रहेगा, उस ऋणायनिक गोले की त्रिज्या है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि OB की वैल्यू भी किसके इक्वल आने वाली है, R माइनस के इक्वल आने वाली है। तो हमें पता चल गया है कि AB की वैल्यू R माइनस है, OB की वैल्यू भी R माइनस है, और OA की वैल्यू क्या
क्या है आर प्लस प्लस आर माइनस। इस प्रकार से आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ से बता सकते हैं। वैल्यूज़ हमें पता चल गई है, तो ये जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय थी उसमें क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओ ए की वैल्यू हमें रखनी है आर प्लस प्लस आर माइनस, ये वाली, इसका स्क्वायर हमें करना है, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे आर माइनस, इसका स्क्वायर करना है, प्लस में ओ बी की वैल्यू भी आर माइनस, तो इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब यहाँ से आगे क्या करना है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे देखना आर प्लस प्लस आर माइनस, इसका स्क्वायर था, इज इक्वल टू ये आर माइनस था, यहाँ पे आर माइनस का स्क्वायर प्लस आर माइनस का स्क्वायर, तो हम इसे ऐड करके क्या लिख देंगे, 2r माइनस स्क्वायर लिख देंगे। फिर इनका जब स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू √2r माइनस, क्योंकि ये r पे ही था स्क्वायर, 2 पे नहीं था, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से r माइनस को इस साइड लेकर जाते हैं, राइट साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस r माइनस बनेगा, यहाँ से r माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी √2 माइनस 1। गाइस अब आपको पता होगा कि √2 जो होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस √2 की वैल्यू रख देनी है, √2 माइनस 1 आप करेंगे, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे। और क्या करना है आपको, r प्लस यहाँ पे पहले से था, इसके अपोन में आपको क्या लेकर जाना है, r माइनस। और आपको पता है कि जब r प्लस और r माइनस मीन्स धनायनिक त्रिज्या और ऋणायनिक त्रिज्याओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, त्रिज्या अनुपात, या r के इक्वल हो जाता है। और जब यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 से -1 करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 0.414, और ये ही अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात हमारे पास निकलता है। तो गाइस आप लोग यहाँ से सीख गए होंगे कि त्रिज्या अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है। ये त्रिज्या अनुपात तो हमने देखा है किसके लिए, अष्टफलकीय संरचना के लिए निकालना। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है, और सिंपल घनीय संरचना हो तो उसके लिए त्रिज्या अनुपात हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। गाइस आप इतना सा ध्यान रखेंगे कि आपको सीधा त्रिज्या अनुपात दिया गया हो कहीं पे इस प्रकार से, और फिर आपको पूछता हो कि उसके लिए समन्वय संख्या कितनी हो सकती है। आपको बोला गया है कि किसी आयनिक यौगिक का त्रिज्या अनुपात इतना है, तो किसी भी धनायन या ऋणायन की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो आप सिंपली वहाँ पे कह सकते हैं कि हमें पता है कि ये त्रिज्या अनुपात किसके लिए आता है, अष्टफलकीय संरचना के लिए, और अष्टफलकीय संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। किसी धनायन या ऋणायन किसी की भी बात करो तो उसके लिए समन्वय संख्या का मान 6 आता है। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हैं कि यदि आपको त्रिज्या अनुपात की वैल्यू पता है तो आप वहाँ से सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं समन्वय संख्या का मान। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि समन्वय संख्या कितनी रहने वाली है, 6 रहने वाली है। तो गाइज ये था अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।